Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की क्विक रिवीजन आपके साथ करने जा रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम आपको सिर्फ टॉपिक के बारे में बताएंगे क्या क्या टॉपिक है। तो देखते हैं क्या क्या चीजें हमें इस चैप्टर में ओवरऑल कवर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर का मीनिंग बताने के लिए, जो कि हमने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, कि जो ये रिलेशन एंड फंक्शन है, इस चैप्टर का मतलब समझ आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले डियर, आप लोगों ने 11th क्लास में सेट चैप्टर पढ़ा होगा। तो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है, जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक सेट हमें गिवन है 1 2 3 और दूसरा सेट हमें गिवन है A, E, राइट। तो ये आपको सेट गिवन है। फिर आपके पास एक चैप्टर था जिसमें आपने रिलेशन फंक्शन, जो 11th क्लास में था, उसमें आपने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जो सेट्स होते हैं उनके बीच में कैसे प्रोडक्ट निकाला जाता है, दैट इज व्हाट कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कैसे निकाला जाता था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर मैटर करते हैं। लाइक अगर हम A क्रॉस B कर रहे हैं तो 1, A 1, E 2, A 2, E 3, A 3, E, राइट। और अगर आप B क्रॉस A कर रहे हैं तो A, 1 A, 2 A, 3 E, 1 E, 2 E, 3, राइट। तो इसमें ऑर्डर बहुत मैटर करता है। तो ये आ गया हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सेट है, उसके बाद हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला। डियर, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही क्या निकल कर आता है, रिलेशन निकल कर आता है। क्योंकि जो आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है उसी में कुछ पेयर्स ऐसे होते हैं जो आपस में, जो उनका फर्स्ट एलिमेंट है जिसे हम डोमेन का नाम बुलाते हैं, और जो सेकेंड एलिमेंट है जिसे हम रेंज का नाम बुलाते हैं, वो एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो वो लिंक जो है वो ही रिलेशन में डिफाइन करा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहता है आर इज अ डिफाइंड एज दिस, इसमें आपने पेयर लेने हैं, और ये जो पेयर है उसको आप कह सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट से बिलोंग करता है। ये इनडायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। वेयर ए इज ऑड एंड बी इज वोवेल, राइट। तो इसमें से सिर्फ आपने वो पेयर पिक करने हैं, तो इसमें से आपने वो पेयर पिक करने हैं जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। और रिलेशन हमेशा किसमें से निकाला जाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। तो अब आप बताइए यहां पर ऐसे कौन से पेयर हैं जिसमें जो फर्स्ट डिजिट है, यानी ये जो डोमेन है वो ऑड है और जो रेंज है वो एक वोवेल है, राइट। तो आप देख सकते हैं 1, A बिकॉज 1 इज ऑड एंड दिस इज वोवेल, 1, E 3, A 3, E। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही किसको निकाला जाता है, रिलेशन को निकाला जाता है। तो ये कहानी सेट से शुरू होती है और कहां पर जाकर खत्म हुई, अभी नहीं खत्म हुई। इसके बाद आता है फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है डियर, स्पेशल टाइप के जो रिलेशंस हैं उन्हीं को हम लोग क्या बुलाते हैं, फंक्शन बुलाते हैं। और एक खास बात जरूर याद रखेंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन निकाला जाता है तो रिलेशन कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट से बड़ा नहीं हो सकता, यानी रिलेशन हमेशा इक्वल होता है या फिर बराबर होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के। अब बात करते हैं फंक्शन की। तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज अ फंक्शन। कंडीशन क्या है, जब हम पेयर लिखेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है कि प्री इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2, A और 2, B अगर आ जाए तो ये रिलेशन रह जाएगा, लेकिन अगर ये आपको एक फंक्शन में गिवन एलिमेंट्स हैं तो ये फंक्शन आपके पास जो ये रिलेशन है ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो बस प्री इमेज रिपीट नहीं होनी चाहिए, तब वो रिलेशन क्या कहला सकते हैं, फंक्शन का नाम उनको बुलाया जा सकता है। और अब इस कहानी को खत्म करने के बाद हम एक्सरसाइज वाइज देखते हैं कि किस किस टॉपिक पर हमारी एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज 1.1 की अगर हम बात करें तो उसमें आपको रिलेशंस को डिफाइन करा हुआ है। तो अब हम कंसेप्चुअल नॉलेज पर आते हैं, जो कि हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो आपके पास डियर रिलेशन को एक एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन के पर्सपेक्ट से भी बताया गया है, और एक और जो आपकी न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होता है, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एम्प्टी रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है। जब रिलेशन ऐसा हो कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए तो एम्प्टी रिलेशन हो गया, क्योंकि सेट से ही रिलेशन आ रहा है कहीं ना कहीं। तो आप देखिए फॉर एग्जांपल वही क्वेश्चन है जो हमारे पास पहले है। अब हमें ए और बी ऐसे पेयर लेने हैं, वहां ए ऑड होना चाहिए और बी क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। अब आप खुद देखिए यहां पर जितनी भी आपके पास रेंज थी उनमें वोवेल था, क्योंकि आप देख सकते हैं वोवेल है। तो यहां पे कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जहां फर्स्ट पर तो ऑड हो लेकिन सेकंड पर आपको क्या मिल जाए, कॉन्सोनेंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आप रिलेशन का आंसर क्या लिख रहे हैं, 5, क्योंकि कोई ऐसा एलिमेंट ही आपको रिलेशन में नहीं दिख रहा, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जो रिलेशन की बात को सेटिस्फाई करता हो।
उसके बाद आता है यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन वो हुआ जिसमें जब आपके पास इस तरीके से रिलेशन डिफाइन कर रखा है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वही क्या बन जाए आपके पास रिलेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि रिलेशन में आपने ए और बी पेयर लेने हैं वेयर ए इज नेचुरल नंबर एंड बी इज वॉवल। तो अब बताइए सारे एलिमेंट आ जाएंगे, राइट, 1a 1b 1e सब कुछ जो भी हमारे पास यहाँ मेंशन था ये सारा का सारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास रिलेशन बन जाएगा। तो जब ऐसा होता है तो वो रिलेशन कैसा रिलेशन कहलाता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। ये आपके पास जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत कुछ नहीं पूछा गया लेकिन आपकी एनसीईआरटी में इसके बारे में है, तो 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो आपको ये याद होना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा जो कि हमारी पूरी एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। तो कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन तब कहलाएगा जब कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उसमें कोई ऐसे एलिमेंट आ जाए जिनकी डोमेन और रेंज सेम हो। जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ भी हो लेकिन अगर हम रिलेशन की बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ये वाले एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, तो आप ऐसे रिलेशन को क्या बोलेंगे कि वो रिलेशन क्या है आपके पास, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, राइट। उसके बाद आता है सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन हमेशा याद रखिएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से बड़ा नहीं हो सकता रिलेशन। अगर आपके पास एक रिलेशन निकल कर आया और उस रिलेशन में 2,3 था, राइट, ये आपने देखा कि उसमें 2,3 ऑलरेडी है। अब आप चेक करो क्या उस रिलेशन में 3,2 सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ऐसा है तो वो रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। तो यहाँ कंडीशन क्या लिखी है, अगर ए कॉमा बी रिलेशन में था, आपने चेक क्या करना है, क्या बी कॉमा ए कर देने से वो रिलेशन में मिलेगा या नहीं मिलेगा, यानी उसकी पोजीशन चेंज कर देने से अभी भी वो रिलेशन में है या नहीं, यानी ये तो होना ही चाहिए रिलेशन में। और उसके बाद आप जो चेक करेंगे वो ये होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, कई स्टूडेंट गलती करते हैं, पहले ही चेक कर लेते हैं 2,3 तो है नहीं तो 3,2 कहां से होगा। हमें वो एलिमेंट लेने ही नहीं जो रिलेशन में पहले से नहीं है, यानी अगर 2,3 नहीं होगा तो हम 3,2 को चेक नहीं करेंगे। अगर 1,3 है रिलेशन में तो हम उसका रिवर्स चेक करेंगे कि 3,1 है या नहीं। तो इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन देन बी कॉमा ए क्या बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, अगर हाँ तो वो रिलेशन क्या होगा आपके पास, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। फिर आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें हम ये चेक करते हैं कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, तो हमें सिर्फ ये चेक करना है क्या ए कॉमा सी रिलेशन में होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2,3 ऑलरेडी रिलेशन में आपको नजर आ रहा है, 3,4 ऑलरेडी आपको रिलेशन में नजर आ रहा है। अब आपने ये चेक करना है क्या 2,4 भी एग्री करता है रिलेशन की कंडीशन से, अगर हाँ तो वो रिलेशन कैसा होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। और जब एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी हो जाता है, तो ऐसा रिलेशन कैसा रिलेशन कहलाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल से इस कंसेप्ट को फटाफट, हमें क्योंकि रिवाइज करना है इस कंसेप्ट को। तो एग्जांपल नंबर 2 है आपकी बुक का, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन विद आर अ रिलेशन इज गिवन बाय। तो ये रिलेशन गिवन है हमारे पास। सबसे पहले ध्यान रखिएगा सेट कौन सा दिया है, टी। अगर आपको ये नहीं बताया कि आपने किस सेट को किस सेट के साथ मल्टीप्लाई करा, अगर 2 सेट दिए होते ए और बी तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का निकाल सकते थे या बी और ए का। यहां पर आपको एक ही सेट डिफाइन करा गया, दैट इज टी। इसका मतलब ये है इसी सेट का इसी सेट के साथ क्या लिया गया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया था, और फिर इसी से क्या बनकर आएगा, रिलेशन। अब फॉर एग्जांपल कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए हमने यहाँ पर एक टी सेट बना लिया जो कि हमारी डोमेन देगा, और ये टी सेट बना लिया जो कि हमारी को डोमेन देगा। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों में होता है ये डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है डियर। तो डोमेन होती है जो अवेलेबिलिटी है एक्स के लिए, जो आपके पास फर्स्ट डिजिट फिल करने के लिए अवेलेबल है। फिर जो अवेलेबिलिटी है यहां पर सारे ट्राइंगल्स, ये हो जाएगा कोडोमेन। लेकिन एक्चुअली में जो यहां वाली चीजें यहां से कनेक्ट होंगी वो होंगी रेंज, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास डोमेन है 1 2 3 और यहां पर है 5 6 7, ठीक है, 2 6 के साथ ज्वाइन हुआ, 3 5 के साथ ज्वाइन हुआ, और 1 जो है वो भी 5 के साथ हो गया। यहां पर आपके पास डोमेन की अगर बात करी जाए तो 1 2 3 है, कोडोमेन की अगर बात करी जाए तो 5 6 7 है जो कि आपके पास अवेलेबल है, और जो रेंज है वो सिर्फ है 5 और 6। तो आई होप डोमेन कोडोमेन क्लियर हो गया हो। अब आप देखिए यहाँ पे आपके पास एक ही सेट गिवन था, तो इसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया था। तो ये टी सेट हमने ले लिया, T1 T2 T3 डैश डैश, बहुत सारे ट्राइंगल है। सिमिलरली दूसरा सेट, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसका पहला एलिमेंट लेंगे, इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी T1 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 T2 T1 T3
T1, T4 and so on. Similarly, T2, T1, T2, 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 T3 and so on. T3, T1, T3, T2, T3, T4. इस तरीके से ये आपके पास पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाएगा जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, राइट। अब हमें रिलेशन पिक करना है जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही निकल कर आएगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इसने क्या कहा कि आप इस तरीके के पेयर लेना कि T1 कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए T2 के। इज इट ओके? अब मुझे एक बात बताइए, इसमें से ये T1, T1, T2, T2 वाले एलिमेंट रिलेशन में पक्का आएंगे कि नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बिकॉज T1 इज डेफिनेटली कॉन्ग्रुएंट टू T1। उसने क्या बोला? उसने बोला आप ऐसे पेयर ले लो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से जिसमें जो पहला वाला है वो दूसरे वाले के कॉन्ग्रुएंट हो, तो ये वाला पेयर तो पक्का चलेगा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल है ही सेम। तो T1 T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, T2 T2 के कॉन्ग्रुएंट होगा, T3 T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। सारे एलिमेंट ऐसे वाले रिलेशन में आएंगे। और क्योंकि A, जिसे कहते हैं T1 T1 T2 T2 यहां पर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब मान लेते हैं कि T1 T2 दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं और वो रिलेशन में हैं, क्योंकि हमें सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है? अगर A, B रिलेशन से बिलोंग करता है, क्या उसका ऑर्डर बदल देने से अभी भी वो रिलेशन में बिलोंग कर रहा है या नहीं, ये चेक करना। तो मान लेते हैं इफ T1 T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट मीन्स T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर हम इनका ऑर्डर बदल दें तो क्या T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? जो ट्राइंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, तो बिल्कुल होगा। तो अगर T1 T2 यहां है तो T2 T1 भी आपको इस रिलेशन में मिलेगा। सिमिलरली अगर आपके पास T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट है तो T3 T1, यानी अगर हमने प्लेसेस चेंज कर दिए तब भी वो कॉन्ग्रुएंसी एज इट इज रहेगी। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक भी हो गया। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, जो कि हमें ट्रांजिटिविटी के लिए करना है, ये हमने मान के चला। अब एक बात बताइए, अगर T1 ट्राइंगल T2 के एकदम सेम है, कॉन्ग्रुएंट को आप इक्वल भी ले सकते हैं, अगर T1 T2 ट्राइंगल के इक्वल है और T2 ट्राइंगल जो है वो T3 ट्राइंगल के इक्वल है, अगर हमारे पास T1 ट्राइंगल T2 ट्राइंगल के इक्वल है और T2 ट्राइंगल T3 ट्राइंगल के इक्वल है, तो T1 T3 के इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। इसका मतलब T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी अगर ये दोनों मिलेंगे तो ये भी पक्का आपको रिलेशन में मिलेगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो ये रिलेशन क्या हो गया आपके पास? क्या हो गया? ट्रांजिटिव, राइट। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए तो वो रिलेशन कैसा कहलाता है आपके पास? इक्विवैलेंस रिलेशन कहलाता है। तो ये रिलेशन इक्विवैलेंस रिलेशन है। आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हो गया हो और ये भी पता चल गया हो कि इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है। फिर हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की, दैट इज बेस्ड ऑन फंक्शंस। इसमें आपको बताया गया है 1 फंक्शन होता है और ऑन टू फंक्शन होता है। 1 को हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं ना। 1 का क्या मतलब होता है? अगर आपके पास एक सेट है A और दूसरा सेट है B, राइट, और कोई भी आपको पर्टिकुलर फंक्शन गिवन है, यहां पर कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी फंक्शन गिवन है, अब आप यहां एक्स की वैल्यूज डाल रहे हैं और आपको क्या मिल रही है? वाई की वैल्यूज, राइट। अगर ऐसा हो रहा है कि एक डोमेन के साथ सिंगल रेंज है, ठीक है ना, जैसे आप देख सकते हैं 1 के साथ B जुड़ा हुआ है, 2 के साथ A जुड़ा हुआ है, 3 के साथ D, 4, C, तो ये क्या होगा आपके पास? दिस फंक्शन इज नोन एज 1 फंक्शन। 1 को समझने का बेस्ट तरीका है अगर हम मैनी 1 को समझ लें। अगर ऐसा होता डियर, ये सेम 1 2 3 4 है हमारे पास और A B C D, 1 A के साथ हो रहा है, 2 भी A के साथ हो रहा है, 3 भी A के साथ हो रहा है, 4 C के साथ हो रहा है। यहां पर एग्जांपल है मैनी 1। तो मैनी 1 का अपोजिट क्या है आपके पास? 1 1। तो अगर फंक्शन मैनी 1 नहीं है तो वो क्या हो सकता है? 1 1 हो सकता है। तो इसीलिए यहां पर आप देखेंगे कि हर एक डोमेन के लिए एक ही सिंगल रेंज है, 1, B, 2, A, 3, D, 4, C। दिस फंक्शन इज नोन एज इंजेक्टिव और 1 फंक्शन। उसके बाद बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की, जिसे हम सरजेक्टिव भी बोलते हैं। अगर पूरी की पूरी कोडोमेन रेंज बन जाए, कोडोमेन क्या होती है? अवेलेबल सेट, जिसमें से y की वैल्यूज निकल सकती हैं। ये आप समझ लीजिए, जैसे कोई भी फंक्शन है, यहां पर आपके पास कोई भी फंक्शन है, तो अगर आप x की वैल्यूज डाल रहे हैं और आपके पास y की वैल्यूज निकल रही हैं, तो ये y की वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं और ये x की वैल्यूज है। अब अगर पूरा का पूरा y जो है, जो अवेलेबल वैल्यूज है, वो रेंज बन जाती है, यानी अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए
तो ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। यहां पर जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा है, दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट सब्जेक्टिव, बिकॉज यहां पर सारे एलिमेंट जो कोडोमेन के थे वो रेंज नहीं बन पाए। रेंज आपके पास सिर्फ यही है ABCD, जो कि जुड़ पाई डोमेन के साथ। ई वहां पे लेफ्ट रह गया, तो कोडोमेन आपके पास जो अवेलेबल था, रेंज जो आपके पास जुड़ा। तो क्योंकि यहां पर कोड डोमेन जो है वो बड़ी है रेंज से, इसीलिए ये फंक्शन आपके पास ऑन टू नहीं है। और अगर एक फंक्शन वन वन भी हो जाए, ऑन टू भी हो जाए, दैट मीन्स इंजेक्टिव भी हो जाए, सर्जेक्टिव भी हो जाए, तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं बाइजेक्टिव, राइट। एग्जाम्पल से समझते हैं डियर। एक एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारे पास, प्रूफ दैट फंक्शन R टू R। इसका क्या मतलब है, रियल नंबर टू रियल नंबर, यानी जो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया गया है स्टार्टिंग से, वो रियल नंबर टू रियल नंबर दिया गया है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन निकलेगा, रिलेशन से फंक्शन निकलेगा। फंक्शन हमें डिफाइन करा गया, ये आपको प्रूव करना है कि ये वन वन है और ऑन टू है, प्रूव करना है आपको, राइट। तो एक लॉजिकल तरीके से भी करते हैं, और एक हमारे पास जो और तरीका है वो भी देख लेते हैं, बुकिश तरीका जो हमारे पास है, एक बार वैसे उसे एक्सप्लेनेशन फॉर्म में देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये फंक्शन है आपके पास, आपको x की वैल्यूज, यानी सेट जो है वो रियल दिया हुआ है x की वैल्यूज के लिए, और y की वैल्यूज के लिए भी क्या दिया हुआ है, रियल। सबसे पहले हमने 1 रखा तो आंसर आ गया 2, हमने रखा 2 आंसर क्या आ गया 4, हमने रखा 3 आंसर आ गया 6, -2 रखा -4 आ गया, 0 रखा 0 आ गया। अगर √3 रखेंगे तो 2√3 आ जाएगा, राइट। अगर हम 1/2 रखेंगे तो 1 भी आ जाएगा, और अगर हम 1/3 रखेंगे तो 2/3 भी आ जाएगा। यानी क्या हो रहा है, सबसे पहली बात, अगर आप एक यूनिक डोमेन रख रहे हैं तो एक यूनिक रेंज आ रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना कि रिपीट हो रहा है कुछ, लाइक 1 के साथ भी 2 आ गया था और 2 के साथ भी 2, नो। हर सिंगल डोमेन के लिए सिंगल रेंज है, तो इसे हम क्या फंक्शंस बुला सकते हैं, 1 1, यानी कंफर्म ये 1 1 तो हो गया, राइट। उसके बाद बात आती है ऑन टू की। ऑन टू के लिए जाना बहुत जरूरी है, क्या यहाँ कोई एलिमेंट लेफ्ट रह जाएगा, तो नहीं डियर। अगर आप देखें ये y है, y इक्वल टू 2x, आप y की हर वैल्यू यहां पर देख रहे हैं। अगर रेंज की बात करें तो रेंज में आंसर 0 भी आ रहा है, रेंज में आंसर रूट में भी आ रहा है, रेंज में आंसर फ्रैक्शन में भी आ रहा है, आप रेंज देख सकते हैं। इसमें अगर आप यहां पर √3 रखेंगे तो 2√3 भी आपके पास आंसर आ जाएगा, अगर आप 1/3 रखेंगे तो 2/3 भी आंसर आ जाएगा। तो हर तरीके के आंसर हमें y में देखने को मिल रहे हैं, यानी रेंज में देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब सारी कोडोमेन के एलिमेंट क्या बन जाएंगे, रेंज के एलिमेंट। और अगर ऐसा होगा तो आपके पास ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। और अगर फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाता है। अब एक और तरीका है, ये तो आपको समझाने के लिए हो गया, लेकिन अगर हमें प्रेजेंटेबल बनाना है तो प्रेजेंटेबल बनाने के लिए अगर आपकी बुक में आप देखेंगे क्या तरीका मेंशन है, तो हमने यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लिख भी दिया है, एज एवरी प्री इमेज मतलब डोमेन, एवरी प्री इमेज हैज ओनली 1 इमेज, इमेज मतलब रेंज। तो हर प्री इमेज क्या होती है, जो भी सेट होता है उसमें पहला एलिमेंट, तो हर प्री इमेज का एक सिंगल इमेज है, हर प्री इमेज का एक सिंगल इमेज है, इसीलिए फंक्शन क्या है आपके पास 1 1 है, राइट। पर फिर भी हम इसे कैसे प्रूव करके दिखा रहे हैं, मान लीजिए कि आपने जो फंक्शन आपको गिवन है उसमें एक एलिमेंट डाला x1, ठीक है, ये आपको एक सेट फंक्शन गिवन है, आपने उसमें एक एलिमेंट डाला x1, आपका आंसर आया 2x1। फिर आपने एक एलिमेंट डाला x2, आंसर आया 2x2। अच्छा 1 1 का क्या मतलब होता है, 1 1 का मतलब ये होगा कि अगर मैनी 1 नहीं है तो, ठीक है। मैं ये कह रही हूं कि ये दोनों आंसर्स एकदम सेम है, इफ दीज टू आंसर्स आर सेम, दीज टू आंसर्स आर सेम, यानी 2x1 2x2 के इक्वल है, तो रिजल्टेंट कह रहा है फिर तो x1 को x2 के इक्वल ही होना पड़ेगा। क्या कहना चाहता है कि अगर आपने यहां 1 रखा तो आंसर 2 आया, और अगर आपने 2 रखा तो आंसर 4 आएगा, और अगर आप चाहते हो ये दोनों आंसर सेम आए तो ये डिस्टिंक्ट नंबर है ही नहीं। और अगर ऐसा हो रहा है कि 1 रखने पर 2 आ रहा है, 1 रखने पर 2 आ रहा है, तो एक ही चीज आ रही है ना 1,2, ऐसा तो नहीं हो रहा ना 1,3 भी आ रहा है 1,5 भी, तो यहां पर आपके पास क्या शो कर रहा है कि फंक्शन क्या है 1 1 है, राइट। उसके बाद ऑन टू के लिए क्या जरूरी होता है कि रेंज क्या बन जाए, कोडोमेन, तो वो भी हमने आपको क्लियर कर दिया। अब आप देख सकते हैं अभी यहां पर जो y है वो रेंज है, ठीक है, और x जो है वो डोमेन है। अब हम इसको इंटरचेंज कर रहे हैं, fx को हमने y रख दिया, अब हमने x की वैल्यू निकाल ली y/2, राइट। अब जो ये x की वैल्यू है वो हमने फंक्शन में वापस रख दी, ये हमारे पास फंक्शन था, ठीक है कि नहीं। इसमें क्या है हमारे पास, x डोमेन है और y क्या है हमारे पास, रेंज है। अब आपने क्या करा, ये जो x की वैल्यू थी आपने इसमें डाल दी फंक्शन के अंदर, क्या आ गया
क्लियर है? तो मतलब ये x किसके इक्वल आ गया? y के इक्वल आ गया। एक तरीके से f ऑफ x किसके इक्वल आ गया? सॉरी, f ऑफ y बाय 2 या f ऑफ x कह सकते हो आप। ये किसके इक्वल आ गया? y के। अगर ऐसा होता है कि ये जो रिजल्ट है आपके पास y के इक्वल आ जाता है, तो फंक्शन क्या है आपके पास? ऑन टू फंक्शन है। इसका मतलब यही है कि जो कोडोमेन थी वो सारी की सारी रेंज में कन्वर्ट हो चुकी है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। शो दैट फंक्शन r टू r मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज दिस फंक्शन इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। आप देखिए, खुद ही आपको पता चल जाएगा। अब हमारे पास सेट है r और हमें कोडोमेन भी दे रखी है r। अब रेंज देखते हैं, रेंज क्या क्या आएगी। आपने इसमें 1 रखा, आंसर कितना आया? 1। आपने -1 रखा, तब भी आंसर कितना आया? 1, क्योंकि स्क्वायर है। आप देख सकते हैं, अगर x की वैल्यू आप -1 डालेंगे तो भी आपके पास आंसर कितना आ जाएगा? 1। आपने 2 डाला तब भी आंसर आया 4, -2 डाला तब भी आंसर कितना आया? 4। इतना क्लियर आपको दिख रहा है, मैनी 1 है ये। आप देख सकते हैं, 2 चीजों के बदले में एक आंसर आ रहा है। तो ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है ना, ये क्या हो गया आपके पास? मैनी 1 फंक्शन। 1 1 और 1 रखने, -1 रखने पे भी 1 आ रहा है, तो इट्स अ मैनी 1 फंक्शन। इट इज नॉट 1 1, क्योंकि यहां पर आपके पास एक जो 2 डोमेन है उनके लिए सिंगल रेंज आ रही है, राइट? इसीलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये आपके पास क्या है? मैनी 1 फंक्शन। अब बात करते हैं ऑन टू की। तो आप देख सकते हैं, कोडोमेन में तो आपके पास रियल नंबर अवेलेबल है और रियल नंबर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, बट आप देख सकते हैं कि y का आंसर किसी भी कीमत पर नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि fx किसके इक्वल है? x स्क्वायर के। fx मींस y, और क्योंकि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आप x की कोई भी वैल्यू डालोगे स्क्वायर की वजह से y का आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। यानी जो रेंज आ रही है आपके पास वो 1 4 या फिर 9, इस तरीके से सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे आपके पास, या 1/4, सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे आपके पास। इसका मतलब जो भी कोडोमेन है वो पूरा का पूरा रेंज नहीं बना। यहां पर जो रेंज है वो सबसेट रह गई। सबसेट का मतलब क्या होता है? छोटी रह गई कोडोमेन से, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रेंज में क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव रियल नंबर्स। और जबकि हम कोडोमेन की बात करें तो उसमें सभी तरीके के रियल नंबर्स हैं, इसीलिए ये फंक्शन जो है वो ऑन टू नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, जो कि एक्सरसाइज 1.3 है, एंड इन्वर्टेबल फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हुआ जब आप 2 फंक्शंस को ज्वाइन करके एक डिफरेंट जो फंक्शन है वो इसमें निकालते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। फॉग ऑफ, फॉग ऑफ, कुछ भी बोल सकता है आपको निकालने के लिए, बहुत सिंपल है डियर। देखिए, आपके पास कोई fx फंक्शन गिवन है, जैसे एग्जांपल नंबर 16 में गिवन है cos x, और gx आपको फंक्शन गिवन है 3x², और आपको कहता है फॉग निकालिए। तो बहुत आसान है। फॉग ऑफ x, सबसे पहले तो ये o हटाकर हम लगा देंगे इस तरीके से ब्रैकेट, मल्टीप्लीकेशन टाइप, f ऑफ gx, ये आ गया आपके पास gx। अब gx की वैल्यू क्या है? ये रहा gx, तो हमने gx की जगह ये रख दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, fx, राइट, fx, तो x की जगह किसने ले ली है? 3x² ने। तो यहां पर भी x की जगह क्या डाल दीजिए? बस 3x²। ये आ गया आपके पास फॉग। फिर हम बात करते हैं गॉफ की। गॉफ इज g ऑफ fx। नाउ fx की वैल्यू कितनी है? ये रही। fx को हमने लिख दिया ये। अब फिर से ध्यान दीजिए, g ऑफ x, तो x की जगह किसने ले ली? cos x ने ले ली। देखिए, g के बाद cos x है या g के बाद x है, तो यहां पर भी x की जगह पर क्या डाल देंगे आप लोग? cos x। तो ये हो गया x²। अब आप देख सकते हैं क्या फॉग गॉफ के इक्वल है? नहीं, तो जरूरी नहीं होता ये एक दूसरे के इक्वल हो। अब बात आती है कि अगर आपको कहता है कि इसी में f निकालो, तो दैट इज f ऑफ fx, राइट? नाउ व्हाट इज fx? fx इज दिस cos x। अब फिर से देखिए, f के बाद x है, यहां पर अगर हम देखें f के बाद x है, और यहां पर उसने किसने जगह ले ली? cos x ने। तो x की जगह आप क्या डाल देंगे? cos x। तो ये बन गया cos x। इज इट ओके? इसी तरीके से आप GOG भी निकाल सकते हैं। देखिए, GOGX। नाउ GX की जगह पर हमने डाल दिया 3x²। अब x की जगह किसने ले ली? x की जगह ले ली 3x² ने, तो बस x की जगह हम डाल देंगे 3x² को। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 × 9x की पावर 4। आई होप इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर है, दैट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें जो एग्जांपल मैंने कवर किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ व्हाट इज इन्वर्टिबल फंक्शन? एक फंक्शन इन्वर्टिबल तब कहलाता है जब वहां पर एक g फंक्शन एग्जिस्ट करता है। ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए जो इसकी डोमेन को तो कोडोमेन बना दे और जो इसकी रेंज को डोमेन बना दे। तो एक फंक्शन f
इन्वर्टेबल तभी होगा जब एक जी फंक्शन एग्जिस्ट करता है, जब उसकी डोमेन रेंज क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए। और दूसरी बात खास तौर पर आपको ये प्रूव करने के लिए कि वाक्य में वो फंक्शन इन्वर्टेबल था, गॉफ जो होगा वो एक्स के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, और जो फॉग है वो किसके इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, वाई के। क्यों? आप देखिए गॉफ में आपके पास डोमेन क्या है, एक्स, तो गॉफ का मतलब है आपने एक्स की वैल्यू रखी और आपका आंसर भी किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स के। और जो फॉग है उसका डोमेन क्या है, जी के हिसाब से डालोगे ना, जी में क्या डालोगे, वाई, और एफ जो स्टार्ट होगा वो किससे स्टार्ट होगा, एक्स से। तो जो गॉफ है उसका आंसर एक्स की टर्म्स में आना चाहिए, और जो फॉग है उसका आंसर जो है वो वाई आना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, इन्वर्टेबल हो जाएगा। एक और चीज आप प्रूव कर सकते हो अगर आप किसी फंक्शन को इन्वर्टेबल प्रूव करना चाहते हो, अगर आप उस फंक्शन को 1 1 और ऑन टू प्रूव कर दो, यानी अगर आप उस फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव कर दो, तो भी वो फंक्शन क्या हो जाता है, इन्वर्टेबल हो जाता है। तो बेसिकली वी हैव टू कंडीशंस। हम लोग इस तरीके से भी 1 1 और इस तरीके से भी हम उसे इन्वर्टेबल प्रूव कर सकते हैं, और ये भी एक तरीका है उसे 1 1 और ऑन टू प्रूव करने का। पर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ज्यादातर इसी तरीके से आपको 1 1 और जो इन्वर्टेबल है फंक्शन वो प्रूव करा गया है। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसके अंदर। तो देखते हैं ये एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये, एक बार एग्जाम में आया भी हुआ है। लेट फंक्शन n to r, मतलब नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, बी अ फंक्शन दिस, राइट, शो दैट फंक्शन n to s इज रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना, f इज इन्वर्टेबल। तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये इन्वर्टेबल फंक्शन है और उसका इनवर्स भी निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले डियर हमें ये पता करना पड़ेगा ना कि क्या यहां पर कोई ऐसा g फंक्शन है जिसकी जो डोमेन है वो इसकी रेंज आ गई, मतलब ये जो चीज है वो उसकी डोमेन बन गई और ये जो चीज है वो उसकी क्या बन जाए, रेंज बन जाए। तो सबसे पहले हमें वो जी फंक्शन निकालना पड़ेगा, और बहुत आसान होता है वो जी फंक्शन निकालना, बस डिपेंडेंसी बदलनी होती है। जैसे अभी यहाँ y डिपेंड कर रहा है x पर, हमें इस तरीके से वो फंक्शन निकालना है कि x डिपेंड करेगा y पर, राइट। तो यहां पर थोड़ा सा हमने अच्छा सा एग्जांपल लिया है जिसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होगा, अदरवाइज बहुत सिंपल तरीके से भी ये चीज कन्वर्ट हो जाती है। तो fx किसके इक्वल होता है डियर, y के इक्वल होता है। आपको यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो आसानी से नहीं निकलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीटिंग स्क्वायर निकालने के लिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं होना चाहिए, तो हमने कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर 3x और ये 15/4 हो गया। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x के आगे होता है वो होता है b, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो जो b है b/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 3/2 का होल स्क्वायर। ये हम x वाली टर्म के बाद ऐड कर देते हैं और बिना x वाली टर्म के बाद माइनस कर देते हैं। ये तो बन गया आपके पास फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा 6/4। फिर आप अंदर 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बेसिकली fx के ही इक्वल है, तो आपने fx को सिंप्लीफाई कर दिया इस फॉर्म में। अब यहां से x का आंसर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ये क्या हो गया, y माइनस 6, ये 4 इसके क्या हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, राइट। ये 4 इसके अपॉन में आ गया, ये देखिए 4 इसके अपॉन में आ गया। अब जो स्क्वायर है ये इस पर क्या चढ़ गया, स्क्वायर रूट आ गया। उसके बाद ये 3/2 यहां आकर माइनस हो जाएगा, 4 रूट से बाहर आ गया 2, ये एज इट इज इस पर स्क्वायर रूट लगा रहा। अब एलसीएम लेकर हमारे पास ये x की टर्म में पूरी डिपेंडेंसी आ गई, यानी अब x डिपेंड करता है y पर। तो अभी तक जो हमारे पास फंक्शन था उसमें नेचुरल टू s था, अब हमारे पास g फंक्शन है जिसमें s टू n है आपके पास, यानी जो डोमेन थी वो कोडोमेन बन गई और जो कोडोमेन थी वो डोमेन बन गई। क्लियर। अब आपके पास ये g फंक्शन है, अब बस हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल था। तो देखिए अल्टीमेटली तो अगर ये निकल कर आ जाता है तो इनवर्स आ चुका है, तो इन्वर्टेबल था तभी ये इनवर्स निकल रहा है, नहीं तो ये इनवर्स निकलता ही नहीं। तो आपका काम हो चुका है, आप इनवर्स निकाल चुके हो, ये इनवर्स फंक्शन ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उसे प्रूव करके दिखा रहे हैं कि वाकई में ये फंक्शन इन्वर्टेबल था। तो हमने जी फंक्शन निकाल लिया। अब हमें इन्वर्टेबल प्रूव करने के लिए ये प्रूव करना पड़ेगा कि फॉग ऑफ y के इक्वल है और गॉफ x के इक्वल है। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देखिए जो फॉग है उसमें हम स्टार्ट किससे करेंगे, सॉरी y से, तो g ऑफ y, क्योंकि g ऑफ y है हमारे पास, तो हमारा आंसर y के इक्वल आना चाहिए। और अगर हम गॉफ लेंगे तो हम x से स्टार्ट करेंगे तो हमारा आंसर x के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए हमने प्रूव करा है फॉग, दिस इज g ऑफ y, f ऑफ g ऑफ y। g ऑफ y की वैल्यू ये मैंने यहां रख दी, g ऑफ y की जगह पूरा ये रख दिया। अब आपको पता है कि हमारा fx फंक्शन क्या है, fx फंक्शन है हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, राइट। अब मैंने ये जो वैल्यू थी ये x की जगह डाल दी, क्यों, आप देख सकते हो f के बाद ये आ रखा है और यहां पर f के बाद x था, तो जैसे f के बाद x था अब यहां f के बाद ये चीज है, तो आप इसे रिप्लेस कर दोगे x की जगह पर। ये देख सकते हैं x की जगह पर हमने इसे रिप्लेस कर दिया, राइट। यहां पर हमने इसका स्क्वायर करा, नीचे 4 हो गया, 4 से 4 कट गया,
ये आपका 6 पे कट गया। अब यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये 6 को अंदर क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये से कट गया था आपके पास। उसके बाद जब आपने इसे सॉल्व करा डियर, तो ये कट कर पूरा का पूरा जो आंसर है वो किसके इक्वल आ रहा है, ये y बच रहा है आपके पास। तो एक तरीके से यहाँ पर जो गॉफ था वो किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ y के इक्वल आ गया। तो पहला पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया। अब हम बात करते हैं गॉफ निकालने की। तो गॉफ इज g ऑफ fx, राइट। नाउ fx की वैल्यू थी ये, लेकिन इससे सिंपल वैल्यू है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास fx ही है, ये बेस्ट रहेगा। तो ये हमने ले लिया इसकी जगह पर ये, ठीक है। अब आप बताइए g ऑफ y फंक्शन क्या था आपके पास, रूट y माइनस 6 माइनस 3/2। तो आप देखिए g के बाद y है और यहाँ g के बाद ये वाली चीज है, तो y की जगह कौन ले लेगा, ये। तो यहां पर भी y की जगह चीज ये ले लेगी। तो ये हमने पुट कर दिया, 6 से माइनस 6 कट गया, 4 और ये रह गया रूट के अंदर, 4 का बाहर निकल गया 2, और जो स्क्वायर था ये आपके पास स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। उसके बाद आपके पास एलसीएम ले लीजिए, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x, और ये रह गया आपके पास 3, ये से कट गया, ये कितना आ गया x। और आप देख सकते हैं यहाँ गॉफ किसके इक्वल आ गया, x, दैट इज आइडेंटिटी ऑफ x, दैट मीन्स फंक्शन इज इन्वर्टेबल। आप एक और तरीके से ये प्रूव कर सकते थे, अगर आप ये प्रूव कर देते कि f जो फंक्शन है वो 1 1 है, ऑन 2 है, तो भी आप कह सकते थे कि फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है। तो g ऑफ y आपके पास जो है वो बेसिकली कुछ और नहीं है, वो फंक्शन का इन्वर्स ही है। यहाँ पर हमने y की जगह किसको ले लिया, x को रिप्लेस कर दिया। अगर यहाँ रिप्लेस कर दिया तो यहाँ भी रिप्लेस कर दिया। ये g ऑफ x जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये f की डिपेंडेंसी बदल कर आया था, तो ये f इनवर्स x है। जैसा कि आप इनवर्स ट्रिग्नो में करते हो, वहां पर डिपेंडेंसी बदल जाने से वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बदल जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से ये f ऑफ इनवर्स है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 की, जो कि बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है आपके पास, ऐसे करके एक स्टार बनाया जाता है और बाइनरी ऑपरेशन आपको प्रूव करना होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इस एक्सरसाइज को। कंसेप्ट में ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। शो दैट बाइनरी r to r रिजल्टेंट इज आर। क्या मतलब होता है इसका, अगर आपको सिर्फ ये कहता कि इसको सिर्फ ये प्रूव करो, वैसे तो अभी फिलहाल हमें क्वेश्चन में ये कहा है कि प्रूव करना है कि ये कम्यूटेटिव भी नहीं है और एसोसिएटिव भी नहीं है। अगर हमें ये ना कहकर ये कहता कि प्रूव करो कि ये बाइनरी है या नहीं है, ये प्रूव करना है, तो हम सिर्फ इतना करते, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रियल नंबर में से लेते, सेकेंड एलिमेंट भी कहां से लेते, रियल नंबर में से, फिर यहां उसे पुट करते, और रिजल्ट जो है वो अगर रियल नंबर में से ही आ जाता तो ये बाइनरी होता। अगर एक भी एग्जांपल हमारे पास ऐसा होता कि हमने पहला एलिमेंट इसमें से लिया, दूसरा इसमें से लिया, लेकिन जब हमने यहां रखा तो वो आर में से नहीं आ रहा, तो वो उसका बाइनरी नहीं होता। फिलहाल हमें क्या प्रूव करना है कि ये बाइनरी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव नहीं है। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या जरूरी होता है कि ए बाइनरी बी शुड बी इक्वल टू बी बाइनरी ए, ये हमें प्रूव करना है। चलो देखते हैं। ए बाइनरी बी तो हमारे पास ऑलरेडी है, बी बाइनरी ए क्या होगा, ए को बी से रिप्लेस कर दो, बी को ए से रिप्लेस कर दो। तो क्या आप बताइए ए प्लस 2b इक्वल होगा b प्लस 2a के, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब ये जो बाइनरी है ये आपके पास कोई भी नंबर अगर हम ले रियल नंबर में से 2,3 से ही ले लीजिए, चलो 2 बाइनरी 3 चेक करिए, तो अगर हम इसमें रखें तो ये आ गया 2, आ गया 8। अब 3 बाइनरी 2 चेक करिए, तो ये हो गया 3 और 4, ये कितना आ गया आपके पास 7। तो अब भी ये बाइनरी देखो क्या है, हमने फर्स्ट नंबर रियल नंबर में से लिया, दूसरा भी रियल नंबर में से, रिजल्ट भी रियल नंबर में से आ रहा है। बाइनरी जरूर है लेकिन ये बाइनरी कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि जो 2 बाइनरी 3 है वो 3 बाइनरी 2 के इक्वल नहीं है। क्लियर हो गई बात। अब बात आती है एसोसिएटिव की। तो एसोसिएटिव के लिए भी क्या करना पड़ेगा, ए बाइनरी बी बाइनरी सी इक्वल प्रूव करना पड़ेगा ए बाइनरी बी बाइनरी सी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट साइड ले रहे हैं, ए बाइनरी बी बाइनरी सी। ए बाइनरी बी किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, बाइनरी सी, राइट। अब आपको पता है कि ए बाइनरी बी हमें डिफाइन करा गया है ए प्लस 2b। अब ए की जगह तो ले लेगा ये, क्योंकि बाइनरी से पहला हो गया ए, इसको हमने रख दिया इसकी जगह, और बी की जगह ले लेगा सी, तो ये हो गया ए प्लस 2b और ये हो गया 2c, राइट। फिर हमारे पास ये है बी बाइनरी सी, बी बाइनरी सी मतलब ये हो जाएगा b प्लस 2c, बिल्कुल सही। उसके बाद ये चीज बाइनरी से पहले वाला a और बाइनरी के बाद वाला b, तो इसमें a की जगह तो ये रिप्लेस कर दो और b की जगह ये रिप्लेस कर दो, तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है ये। क्या ये दोनों रिजल्ट इक्वल है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 2c और यहाँ पर क्या है 4c। इसका मतलब ये बाइनरी जो है वो एसोसिएटिव भी नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा।